नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। अब तक हम हरियाणा फाइल्स के अंदर हरियाणा की 7 लोकसभाओं की कुंडली खंगाल चुके हैं और आज नंबर है भिवानी लोकसभा की। भिवानी लोकसभा के बारे में बताऊं कि 9 असेंबली सेगमेंट आते हैं, जिसमें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चरखी दादरी और भिवानी को मिलाकर के 9 असेंबली सेगमेंट है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि किस पार्टी के यहाँ से विधायक है 9 असेंबली सेगमेंट में, तो 2008 में ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा डेलिमिटेशन के बाद बनी थी, जिसमें लोहारू से जयप्रकाश यादव जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं बीजेपी के, बारड़ा से नैना सिंह चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की माताश्री हैं, दादरी से सोमवीर सांगवान इंडिपेंडेंट, भिवानी से घनश्याम शराफ जो पहले मंत्री भी थे बीजेपी पार्टी से, तोसाम से किरण चौधरी जो कि चौधरी बंसीलाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पुत्र की वाइफ हैं, अटेली से सीताराम यादव भारतीय जनता पार्टी, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस बार ये भी दौड़ में है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, नारनौल से ओम प्रकाश यादव भारतीय जनता पार्टी के और नांगल चौधरी से फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अभय सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं। तो कुंडली के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पॉलिटिकल सर्वेयर जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया जी, आपका स्वागत है और कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले हमने 7 लोकसभाओं की कुंडली खंगाली, दर्शकों के द्वारा बहुत ही प्यार मिला। बार बार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी 10 की 10 लोकसभा कंप्लीट कीजिए। आज हम 8वीं लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ की चर्चा कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में लगभग 19,75,000 वोट हैं। इन्हें 2012 बूथों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि 3 जिलों से मिलकर ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बनी है, जिसमें से 3 जो विधानसभा सीटें हैं वो भिवानी ज़िले की हैं, 2 जो विधानसभा सीटें हैं वो दादरी ज़िले की हैं और 4 जो विधानसभा सीटें हैं वो महेंद्रगढ़ ज़िले की हैं। मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर 46% जनरल जाति का वोट है, 36% यहाँ ओबीसी जाति का वोट है और यहाँ पर लगभग 18% वोट एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति का वोट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट कम्युनिटी है यहाँ पर 24.2% जाट कम्युनिटी है और ओबीसी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी यहाँ पर 17.7% यहाँ यादव वोट है। जो अहीर बेल्ट की 4 मुख्य विधानसभाएं यहाँ पर महेंद्रगढ़ ज़िले की 4 विधानसभाएं जो हैं वो यादव बहुल्य अहीर बेल्ट की 4 मुख्य विधानसभाएं हैं, चारों ही यादव बाहुल्य विधानसभाएं हैं। इसके बाद जो दादरी ज़िले की दोनों विधानसभाएं वो जाट बाहुल्य हैं और भिवानी जो ज़िले की 3 में से 2 विधानसभाएं तोशाम और लोहारू ये जाट बाहुल्य हैं और भिवानी ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 9.3% ब्राह्मण जाति के वोट हैं, 2.1% पंजाबी वोट हैं और 6.2% यहाँ राजपूत कम्युनिटी का वोट है और 3.2% यहाँ बनिया जाति का वोट है जी। ओबीसी कम्युनिटी में मैंने आपको शायद पिछली गुरुग्राम लोकसभा की जब चर्चा कर रहे थे तो एक बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा जो यादव कम्युनिटी का वोट है वो भिवानी महेंद्रगढ़ में है। 17.7% यहाँ पर यादव कम्युनिटी का वोट है, यादव जाति का वोट है और 17.1% गुरुग्राम जो दूसरी यादव बाहुल्य सीट है जहाँ पर 17.1% गुरुग्राम में है। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी में 3.8% कुम्हार जाति का और 3.6% खाती जांगड़ा समाज का, 2.75 गुर्जर समाज का और 2.7 सैनी समाज का वोट है। और एससी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, हरियाणा की लगभग सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी में रविदासिया चमार समाज का वोट है। यहाँ भी 10% के करीब यहाँ रविदासिया समाज का वोट है
4.9% धानक समाज का वोट है, 1.5 वाल्मीकि समाज का, 0.45 खटीक समाज का और 0.15 सांसी समाज का वोट है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ विधानसभा है भिवानी। भिवानी में ब्राह्मण, जाट और राजपूत तीनों कम्युनिटी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब हम अगर जी कतूरे साहब, मैं एक बार थोड़ा सा, जो यहाँ से अभी मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, इनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनको पहले से पता लग जाता है कि किस पार्टी की सरकार आएगी और वो उसी तरफ चले जाते हैं। 2014 में से पहले ये सोहना से एमएलए थे, वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनको भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट भी मिल गई और ये सांसद भी बन गए। उसके बाद ये फिर 2019 से फिर इनको टिकट मिल गई, फिर सांसद बन गए। और इनकी हिस्ट्री जो है ना, इन्होंने चौधरी बंसीलाल के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ चुके हैं ये। उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सिंह, उनके सुपुत्र बंसीलाल के, उनके साथ भी, उनके अपोजिट भी चुनाव लड़ चुके हैं और श्रुति चौधरी के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। तो इनका अपना ही एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही अंदाज़ है। और ये भिवानी में इनका अपना घर है, भिवानी रहते हैं और अपना एक स्टाइल है। सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल बात करते हैं, घूमते रहते हैं, अपना एक अलग ही इनका अंदाज है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो धर्मवीर सिंह भिवानी के साथ लगते तालू गांव से संबंध रखते हैं जी, और बंगाल गोत्र है इनका। हाँ, वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग वहाँ राजपूतों के बहुत सारे गांव हैं। जाट कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं और जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो नॉन जाट वोट बैंक है जी। तो समीकरण तो सांसद बनने के लिए इन्हें फिट बैठते हैं। डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, जाट प्लस नॉन जाट। हाँ बिल्कुल, और भाजपा को भी इसी प्रकार का प्रत्याशी चाहिए होता है जो जाटों के वोट ले सके। नॉन जाट उनका कोर वोट बैंक है तो प्रत्याशी इजीली जीत सकता है। जी। पिछली बार जब 2019 का चुनाव होना था तो उससे पहले धर्मवीर सिंह, रमेश कौशिक, ये सभी पीछे हटते दिखाई दे रहे थे। ये चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ कुछ इस टाइप की बनी हुई थी। जैसे ही पुलवामा में अटैक हुआ, सिंपैथी बनी पूरे देश में, राष्ट्रवाद की भावना जागी। फिर उसके तुरंत बाद भाजपा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और उसके बाद सब कुछ बह गया, देश में एक राष्ट्रवाद की भावना पर चुनाव लड़ा गया और उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को हुआ। और जहां ये चुनाव से दूर भाग रहे थे, फटाफट टिकट की दौड़ में आए। एक ऐसा माहौल बन रहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई, हाथों हाथ इनको वोट मिला और ये दोबारा सांसद जो ना। अच्छा, ये जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें धर्मवीर सिंह ने श्रुति चौधरी को तोसाम से भी 34,000 के करीब वोटों से हराया था। और तोसाम वो सीट है जहाँ चौधरी बंसीलाल खुद चुनाव लड़ते थे, किरण चौधरी भी चुनाव लड़ती है, तो उनका गढ़ माना जाता है। तो जब ये हवा चलती है तो इसी तरीके से होता है। देखो, वो हवा नरेंद्र मोदी और भाजपा कोई भी इस टाइप का मुद्दा होता है उसको बहुत अच्छे से भुनाती है। भाजपा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को बहुत अच्छे से भुनाया और आज भी भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में अच्छे से कामयाब हो रही है। तो क्या होता था, इससे पहले जितने भी चुनाव होते थे देश में, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते थे। अब भाजपा ने उन मुद्दों को क्षीण कर दिया है। जो मुद्दा भाजपा की फेवर में जाता है, भाजपा उन मुद्दों को ऊपर लेकर आती है। मार्केटिंग के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर भाजपा का तो कोई तोड़ है ही नहीं। तो अगर हम चेहरों की बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, मेन पहले इनकी बात करते हैं, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं? देखो, कांग्रेस से श्रुति चौधरी, जैसा कि उनकी माताजी का अनाउंसमेंट भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि श्रुति चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। हालांकि हाईकमांड जो फैसला लेगा उसके बाद टिकट आएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, मेहनत करनी शुरू कर दी। देखो, ये कांग्रेस कल्चर है। कांग्रेस कल्चर में यही आज जो कांग्रेस का पूरे देश में पिछड़ने का, मैं सार्वजनिक वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को महत्ता दी जाती है।
ना तो सर्वे को महत्ता दी जाती, ना जो ग्राउंड रूट पर जिसका वोट बैंक है, जिसकी इमेज है, उसे महत्ता नहीं मिलती। और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही है। आज मैं अपने विश्लेषण में सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, यदि श्रुति चौधरी कैंडिडेट होती है तो बहुत भारी मार्जिन से श्रुति चौधरी हार रही है। चलिए, ये तो गर्भ में है, अभी क्या होगा। और कौन कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस के? कांग्रेस से राव दान सिंह और राव बहादुर सिंह, दो कैंडिडेट और टिकट की दौड़ में हैं। जी, मेरे सुनने में यह है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, ओलंपियन है, विजेंद्र सिंह भी दौड़ में है। पिछली बार दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, परंतु कामयाब नहीं हो पाए थे। मुझे लग नहीं रहा, यदि हाईकमान उन्हें लड़ाना चाहेगी तो वो लड़ भी सकते हैं, पर आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव दान सिंह पर पूरा जोर लगाए हुए हैं। उधर किरण चौधरी अपनी बेटी को हर हाल में टिकट दिलवाना चाहते हैं। जी। तो इस लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये है। पहले भूपेंद्र यादव की बात भी चली थी, लेकिन जब से उनको शिफ्ट किया है राजस्थान की तरफ, तब से कई क्लेमेंट हो गए हैं इस सीट देखो, के। 3 सीटें उनके लिए निशानदेही की गई थी, भिवानी महेंद्रगढ़, जयपुर ग्रामीण और अलवर। अब अलवर पर उनका नाम डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी तिजारा से बन चुके हैं, वो सीट खाली है। अलवर से उनका नाम डिक्लेयर हो चुका है। तो अब यदि भाजपा किसी यादव कैंडिडेट को उतारना चाहेगी तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा सुधा यादव। सुधा यादव पहले भी भिवानी महेंद्रगढ़, जब केवल महेंद्रगढ़ के नाम की सीट थी, तो उन्होंने एक बहुत बड़े अहीर यादव चेहरे राव इंद्रजीत को धूल चटाई थी। तो सुधा यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर भाजपा जाट चेहरे पर ही दांव खेलना चाहती है तो धर्मवीर सिंह चौधरी, उनकी पहले भी 2 बार सांसद बन चुके हैं, परंतु आज जो ग्राउंड पर रिपोर्ट है, 10 साल कोई भी सांसद रह जाए, सभी के काम हो नहीं पाते, तो एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। भाजपा के खिलाफ नहीं है एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। फिर भाजपा अपने किसी बड़े चेहरे को, जाट चेहरे को यदि एडजस्ट करना चाहे तो उसमें ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने शायद पहले दादरी से चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव, तो हार गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ का नाम दोनों जगह से भेजा गया है, भिवानी महेंद्रगढ़ से भी, रोहतक से भी। अब रोहतक से मुझे लगता है जहाँ तक कोशिश होगी भाजपा नॉन जाट चेहरे को उतारेगी। यदि जाट चेहरा भी होता है तो उसमें सतीश नांदल, जिसका अपना कुछ वोट बैंक होगा, उसे मैदान में उतार। मेरे पास तो लेटेस्ट इनपुट ये है कि रोहतक से किसी सेलिब्रिटी को भी उतारा जा सकता है, बीजेपी उतार सकती है दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, ऐसा सुनने में आया। बाकी तो अभी कुछ दिनों में स्थिति क्लियर हो जाए। वो सब भविष्य के, अगर अभी हम भिवानी महेंद्रगढ़ पर ही चर्चा करेंगे आगे। अब कृषि मंत्री जेपी दलाल को भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि वो कभी किरण चौधरी के गुट के ही होते थे और आज वो भाजपा के रंग में रंग चुके हैं। पिछले 5 साल से कृषि मंत्री हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो अपना एक कोर वोट बैंक बना चुके हैं, जिससे भाजपा उन्हें भी मैदान में उतार सकती है। एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो, 195 उम्मीदवार जो डिक्लेयर किए भाजपा ने, एक भी उम्मीदवार हरियाणा का डिक्लेयर नहीं हुआ। उसका यही कारण है कि अभी भी जेजेपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है। और जेजेपी किन किन सीटों पर डिमांड कर रही है, हिसार और भिवानी में। भिवानी भी एक सीट उन्हें जरूर दी जाएगी। जी, अजय चौटाला पहले सांसद भी रह चुके हैं। अजय चौटाला ने शायद सुरेंद्र सिंह को ही चुनाव मैदान में हराया था। मैं आपको उस समय का एक किस्सा बताता हूँ, बहुत ही रोचक किस्सा है। उन्हें अजय चौटाला को भिवानी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बोला गया, तो वो हिसार सीट लड़ने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोला कि कभी भी आसान चुनाव जीतकर तो आप केवल सांसद बनोगे, यदि नेता बनना है तो मुश्किल चुनाव जीतो। भिवानी का चुनाव उस समय मुश्किल चुनाव था, क्योंकि सुरेंद्र सिंह भी उनका गढ़ था, उनके गढ़ में उन्हीं को मात देना तो यही मुश्किल चुनाव था। तो
तो ये हमेशा से देवीलाल परिवार की दूसरे जगह पर जाकर चुनाव जीतना जी, और अपने आप में एक बड़ी बात भी है। अपने गृह क्षेत्र बना लिया, वहीं से बार बार चुनाव जीतते आए हैं। पहले दादा जीता था, फिर बेटा, फिर पोता जीत रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि आप एक नई जगह पे जाओ, वहाँ आप लोगों से मिलो, लोगों को अपना बनाओ, और वहाँ से फिर आप खड़े हो, हार मिले उसके बावजूद भी आप लड़ते रहो, तो ये बड़ी बात है। एक वेटरन पॉलिटिशियन, उसी का फायदा इनकी माता जी को मिला, जो बाढ़ से विधायक बन पाई। आज भी एक कोर वोट बैंक चाहे वो घटकर 5% रह गया हो, परंतु 5% भी एक लोकसभा के अंदर वोट होना कम बात नहीं है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी जेजेपी का 5% तो अपना व्यक्तिगत कोर में। जहाँ तक चौधरी धर्मवीर सिंह की बात है, जो अभी मौजूदा सांसद हैं, वो मतलब देखो एक डिफरेंस ये देखा जाता है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार, जिन्हें श्रुति चौधरी हैं, किरण चौधरी हैं, वो दिल्ली रहती हैं। तो जब भी आती हैं, भिवानी आती हैं, किसानों से मिलती हैं, और वो डीप तक जाती हैं, खेतों में भी जाती हैं, लेकिन वो एज ए गेस्ट आती हैं भिवानी के अंदर। उनका हालांकि चौधरी बंसीलाल की कोठी है वहाँ पर, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो वहाँ रुकते हैं या वो वहाँ कई दिनों तक रहते हैं। तो लोग इंतज़ार करते हैं कि मैडम, उनको मैडम बोलते हैं, मैडम आएंगी और फिर हम उनसे मिलेंगे, अपनी बात। चौधरी धर्मवीर बिल्कुल वहीं रहते हैं, और उनका गाँव जैसे आपने बताया तालू बिल्कुल। आपको एक और बात बता देता हूँ, देखो ये पार्टी का और उनके परिवार का फैसला है, परंतु जो मैंने सर्वे किया ना, यदि भिवानी महेंद्रगढ़ पर श्रुति चौधरी चुनाव लड़े और किरण चौधरी चुनाव लड़े, दोनों में अंतर है। किरण चौधरी को कम से कम 6% वोट श्रुति चौधरी से अतिरिक्त मिलता है। श्रुति चौधरी में अभी वो नेताओं वाली मैच्योरिटी नहीं है। और किरण चौधरी अब काफ़ी सालों से राजनीति में है। श्रुति चौधरी का क्या राजनीतिक कैरियर है, केवल एक ही बार तो सांसद रही हैं, वो भी पार्टी की हवा में। देखिए, मैं भिवानी रहा हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की है वहाँ पर, तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं श्रुति चौधरी को वो उसको बंसीलाल का अक्ष उनके अंदर देखते हैं। हालांकि बंसीलाल बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत तपना पड़ता है, बहुत ही जो इरादे हैं वो बहुत पक्के होने चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो चौधरी बंसीलाल में थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेन बात है लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की बात उठाना, और आप हारो या जीतो लोगों के अंदर ही आप घुस के रहो। देखो, अब मैं बात करूंगा राव दान सिंह की। जी, राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ में क्यों सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं? देखो, आज का जो नैरेटिव हरियाणा में बन चुका है, अप्रोक्स मैक्सिमम जाटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किसान वर्ग से संबंधित हैं, वो भाजपा के अगेंस्ट प्रतीत होता है। 24.2 जाट प्रतिशत, जैसे मैंने बताया, 17.7% यहाँ यादव वोट है। यदि भाजपा किसी जाट प्रत्याशी पर दांव खेलती है और उसके उलट कांग्रेस किसी यादव, जैसे कि राव दान सिंह, 17.7% वोट यहाँ यादव वोट है। राव दान सिंह महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल, चारों विधानसभाओं में एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर आगे बढ़ते हैं। और भिवानी और दादरी वैसे ही जाट बहुल्य क्षेत्र हैं। यदि इनमें भी राव दान सिंह को जिस प्रकार का नैरेटिव बना हुआ है वोट मिलता है, तो एक ही कैंडिडेट है जो भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीत सकता है। और कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें टिकट दिलवाने पर जोर भी लगाए हुए हैं। उसके बावजूद आपको भाजपा की बात करूं, यदि ये टिकट जेजेपी के कोटे में चली जाती है, या तो अजय सिंह चौटाला को यदि ऊपर से परमिशन मिल जाती है कोर्ट के थ्रू, तो वो चुनाव मैदान में आ सकते हैं। अदरवाइज दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। जो मुझे लग रहा है जेजेपी हिसार को छोड़कर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट लेना चाहेगी। जी, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने सोनीपत लोकसभा से भी चुनाव लड़ा था और
वोट खराबी किए थे, एक तरह से ऐसा उन पर आरोप लगा था कि वोट काटू। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि तो वोट काटू हैं। तो इसी का इनाम तो वहाँ भाजपा ने उन्हें गठबंधन करके अलायंस करके दिया। बातें तो इस प्रकार की भी चलती हैं, जो INLD दो फाड़ हुई इसमें भी बीजेपी की एक रणनीति, एक थिंक टैंक था। जी, वो परिवार की कमजोरी भी थी और बाहर के लोग तो फ़ायदा उठाएंगे अगर परिवार चलो कमजोर। जो भी हुआ, अब हम आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यदि यहाँ प्रत्याशी राव दान सिंह और दिग्विजय सिंह चौटाला होंगे तो नेक टू नेक फाइट होगी, कहीं ना कहीं एज राव दान सिंह के पास होगा। यदि यहाँ श्रुति चौधरी और चाहे धर्मवीर प्रत्याशी हो या JP दलाल हो, कोई भी एज भाजपा के पास होगा। चाहे ओम प्रकाश धनखड़ भी प्रत्याशी होंगे तो भी एज भाजपा के पास होगा। INLD का कौन कैंडिडेट हो सकता है? INLD से पिछली बार बलवान सिंह जी लड़े थे चुनाव, 1% भी वोट नहीं ले पाए थे। हाँ, इस बार जो मैंने सर्वे किया उन्हें 1.5% के करीब वोट मिल रहा है। लगभग 12 से 13 लाख वोट पोल होते हैं, तो अधिकतम 20,000 वोट ले सकता है यहाँ पर INLD का प्रत्याशी। JJP का आज भी 5% वहाँ वोट बैंक है भिवानी लोकसभा में, क्योंकि उनकी माताजी विधायक हैं। कुछ लोगों के काम भी होते हैं, पर्सनल भी सार्वजनिक भी, तो वो लोग जुड़े रहते हैं पार्टी के साथ। 5% के करीब यहाँ JJP का वोट बैंक है। और आज भी भाजपा लगभग 47 से 48% वोट पर खड़ी है। भाजपा के अपने व्यक्तिगत 47 से 48% वोट हैं। यहाँ आज भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो तो 40% तो पार्टी के सिंबल पर वोट आ रहा है। वो जो 4% यादव वोट कांग्रेस की तरफ मूव हो जाए, यदि कांग्रेस किसी यादव को प्रत्याशी बना दे, और जहाँ तक संभावनाएं राव दान सिंह की हैं, तो ही चुनाव जीता जा सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बताया कि राव दान सिंह जो है ना बेटर फिट कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में एक बड़ा सेगमेंट वोटर्स का ऐसा है जो चौधरी बंसीलाल के नाम पे स्वे होता है, बंसीलाल के नाम पे वोट डालता है। अगर उनके परिवार से कोई कैंडिडेट होता है तो क्या बेटर चांसेस नहीं हैं कि वो बंसीलाल के नाम वाला वोट उनको मिले? और अगर नॉन बंसीलाल परिवार से, यानी बंसीलाल परिवार से बाहर से होता है, तो वो वोट हो सकता है कुछ बीजेपी को जाए, कुछ कांग्रेस को जाए, वो डिवाइडेड। देखो, अगर बंसीलाल के नाम पर कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतारना है तो श्रुति चौधरी से तो अनिरुद्ध चौधरी भी बेटर कैंडिडेट रहेगा। अनिरुद्ध चौधरी हर काम में मैच्योर दिखते हैं। आप देखें, वो BCCI के शायद सचिव भी रह चुके हैं, ट्रेजरर, कैशियर भी, और उनका परिवार शुरू से लेकर, उनके पिताजी भी राजनीति में एक्टिव रहे हैं। रणबीर सिंह महिंद्रा जी भी अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ते रहे हैं, और शुरुआत से ही जो फंड मैनेजमेंट परिवार की रणबीर सिंह महिंद्रा देखते थे, तो राजनीति में सक्रिय हैं। मुझे लगता है श्रुति चौधरी, अगर बंसीलाल जी के वोट को लेना है तो अनिरुद्ध चौधरी भी उनसे बेस्ट कैंडिडेट होंगे। परंतु देखो, अगर एक फेस को देखकर टिकट देनी है और कांग्रेस को वही उसी पाथ पर चलना है तो बिल्कुल हार जी। तो मुद्दे क्या रहेंगे कथुरिया साहब वहाँ पर? जैसा कि राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राम मंदिर एक इशू होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ में पानी की बहुत समस्या रही है, और जो ये SYL का पानी है उसका जो मुद्दा है वो भी वहाँ इस बार भाजपा ने ऊपर उठाने की कोशिश की। देखो, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हरियाणा में एक्टिव ना हो पाए, इसलिए भाजपा ने SYL का मुद्दा उठाया कि वो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक बढ़ता जा रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ केजरीवाल जी आए, उसके खिलाफ पोस्टर बैनर लगे। तो ये एक भाजपा की रणनीति का जो नांगल चौधरी से BJP के MLA हैं, जो पहले ब्यूरोक्रेट भी थे, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नांगल चौधरी जो कि डार्क जोन के अंदर है,
ये सारा एरिया डार्क जोन के अंदर है, तो उन्होंने काफ़ी काम करवाया है, काफ़ी स्थिति सुधरी है। लेकिन वो इलाका ऐसा है जहाँ बहुत सारा और भी काम करने की ज़रूरत है। तो पानी तो एक बहुत बड़ा इशू है। जहाँ तक SYL की बात है, SYL अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा साउथ हरियाणा को होगा, अहिरवाल को होगा। लेकिन साथ साथ आईनी ये है कि आवाज़ जो उठती है SYL के लिए वो सबसे कम उसी इलाके से उठती है। पता नहीं वहाँ पे लोग शायद प्रोटेस्ट कम करते हैं या अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। SYL को लेकर के सबसे कम आवाज़ वहाँ से उठती है, जबकि सबसे बड़ा फ़ायदा SYL का अगर होगा तो साउथ हरियाणा को होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर मैं आपको एक नाम जो हमारी चर्चा में रह गया, भाजपा के बहुत ही पुराने दिग्गज हैं। यदि केंद्रीय हाईकमान ने उन्हें परमिशन दी तो यहाँ पर रामविलास शर्मा जी भी प्रत्याशी हो सकते हैं। 9.3% यहाँ ब्राह्मणों का वोट बैंक है और लगभग हर विधानसभा में लगभग 5 से 7% कम से कम ब्राह्मण वोट बैंक है। और वो पहले महेंद्रगढ़ से लगातार विधायक और मंत्री भी बनते आए हैं। तो रामविलास शर्मा जी को भी भाजपा एक जो सरप्राइजिंग कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार सकती है। जी, तो ये हमने बातचीत की भिवानी लोकसभा की, जिसके अंदर कांग्रेस से कौन कौन मेन दावेदार हैं टिकट के, बीजेपी से कौन दावेदार है, इंडियन नेशनल लोकदल से कौन कैंडिडेट है, और अगर ये जेजेपी के खाते में अगर ये आती है तो वहाँ पर कौन कैंडिडेट हो सकते हैं और वहाँ का कास्ट कंपोजिशन क्या है। तो ये सब कुछ हमने भिवानी लोकसभा के बारे में बातचीत की। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। कतूरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आगे जो भी वीडियोस बनाएं हम उनमें सुधार कर सकें। नमस्कार।